पत्र एक आखिरी उम्मीद कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका किसी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें जिस जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, उनकी पूर्ण सहमति ली गई है। किसी और व्यक्ति के जीवन की घटना से इसकी समानता होती है, तो वह सिर्फ संयोग मात्र होगी। पिछले भाग में आपने देखा रिया कुमार की क्लासमेट बनने के लिए 10वीं में फेल हो जाती है और कुमार कुछ दिन स्कूल नहीं आता तो रिया एक पत्र संध्या के हाथों भेजती है, जिसे पढ़ते ही कुमार निराश और हताश होकर फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। रिया एक दिन क्रिकेट मैदान पर पहुंचकर कुमार से स्कूल न आने का कारण पूछती है। तब दोनों की आपसी बहस के बाद पता लगता है कि रिया के नाम से जो पत्र कुमार को मिला था वह संध्या की शरारत थी। वहां से रिया के जाने के बाद साथी खिलाड़ी राका के कुछ शब्द कुमार को फिर से विचलित कर देते हैं। अब आगे, अरे यह लड़की है ही ऐसी, इसका एक से नहीं अनेकों से चक्कर चल रहा है। पिछले साल इसने मुझे भी फंसाने का प्रयास किया था। तंग आकर मैंने तो स्कूल ही बदल लिया। उसका एक एक शब्द कुमार को तीर की तरह चुभ रहा था। राका गांव के अमीर सरपंच का बिगड़ा बेटा एक्शन हीरो अजय देवगन का बड़ा फैन था। अजय की तरह टेढ़ी गर्दन करके चलने से लेकर हेयर स्टाइल पर खूब पैसा खर्च करता था। देवगन की एक फिल्म दिल जले में श्याम से शाखा बने किरदार से प्रभावित होकर उसने अपना नाम राकेश से राका कर लिया था। अब उसे गलती से भी राका की जगह राकेश बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। शरीर से हट्टा कट्टा राका छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना अपनी शान समझता था। रिया के बारे में इस तरह की बातें करने के बाद भी कुमार ने राका से पंगा लेना उचित नहीं समझा। लेकिन अगले दिन राका के शब्दों की सच्चाई जानने के लिए रिया से अनगिनत सवालों की बौछार कर दी। रिया उसका नाम और गांव पता करने के बाद गुस्से में कुमार का हाथ पकड़कर एक टीचर के पास ले गई। इसे राकेश की सच्चाई बताओ, वह तरह तरह की बातें करके मुझे बदनाम कर रहा है। टीचर, पिछले वर्ष राकेश ने रिया की कॉपी लेकर लव लेटर लिख दिया था। उसे पढ़कर रिया ने सारी क्लास के सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया और प्रिंसिपल से जिद करके स्कूल से निकलवा दिया था। कुमार के लिए अच्छा हुआ इस उलझन का जन्म के साथ ही अंत हो गया। राका का सामना होते ही कुमार अपने आप को नहीं रोक पाया और सबके सामने ही राका और रिया प्रकरण की सच्चाई बयां कर दी। उस दिन राका ने कुमार से झगड़ा तो नहीं किया, लेकिन चेतावनी दी, मेरे इस अपमान का अंजाम बहुत बुरा होगा। दुबले पतले कुमार को कभी और कहीं भी पीटना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वह कुमार को पीटना नहीं तोड़ना चाहता था। एक दिन सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान इंटरवल के समय राका को देखकर कुमार चौकन्ना हो गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी कुमार की रूह कांप जाती है। अचानक चलती फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल का दरवाज़ा खुला और तब दरवाज़ा खुलने से आई बाहर की रोशनी के उजाले में कुमार ने देखा कि 15 से 20 लड़कों के झुंड से रास्ता भर गया है। किसी के हाथ में बेल्ट तो किसी के हाथ में साइकिल की चेन। देखकर कुमार को समझने में देर न लगी, इतने लोगों की मार जरूर आज उसकी जान ले लेगी। सबके अंदर आते ही दरवाजा बंद होने से हुए अंधेरे का फायदा उठाकर कुमार घुटनों के बल चलकर लड़कों के झुंड में खड़ा हो गया। झुंड आगे बढ़ रहा था और कुमार उल्टे पैरों से पीछे। गेट के पास पहुंचकर उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, फिर बिना पीछे मुड़े जिस गति से दौड़ लगाई, मानो उसके पैर जमीन पर नहीं अंगारों पर पड़ रहे हों।
पुलिस थाने के पास पहुंचकर थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। वहां कुछ देर रुका, फिर किसी तरह घर पहुंचा। इस हादसे से भयभीत कुमार कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला था। राका से लड़ने और उसका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अब इस अंधे की लाठी सिर्फ रिया थी। कुमार ने अपनी दुम दबाकर भागने की कहानी रिया को एक बहादुर की तरह सुनाई। ले रिया ने तुरंत राका के घर का नंबर पता करके फोन लगा दिया। उधर फोन राका के पापा ने उठाया। रिया शुरू हो गई, आपसे एक नालायक लड़का नहीं संभल रहा। आप गांव के लोगों को क्या खाक संभालते होंगे। पहले मुझसे पंगा लिया तो स्कूल छोड़ना पड़ा। कल फिर गुंडों के साथ उसने मुझे घेरने की कोशिश की है। इस बार शहर छोड़ेगा या फिर जेल में रहेगा। राका के पापा, क्या क्या हुआ क्या है बेटी, कुछ बताओ। रिया, जो भी हुआ है कल बेटे को लेकर थाने आ जाना, सब पता लग जाएगा। राका जितना घमंडी और लड़ाकू था, उलट उसके पापा अच्छे व्यक्तित्व के नेक दिल इंसान थे। रिया के फोन के बाद उन्होंने राका की पिटाई लगाई या कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई कि उस दिन के बाद कुमार के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। राका अब किसी तरह कुमार से बात करके मामले को सुलझाना चाहता था। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी। दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, जो आज तक कायम है। लड़ते झगड़ते हंसते मुस्कुराते समय का पता ही नहीं लगा और हाई स्कूल के पेपर आ गए। कुछ दिन बाद वह दिन भी आ गया जिसका कुमार और रिया को बेसब्री से इंतजार था। रिया ने रिजल्ट देखने के लिए एक नहीं तीन न्यूज़पेपर खरीद लिए थे। दोनों के रिजल्ट का परिणाम भी बहुत अच्छा आया। रिया अपने परिणाम से भी ज़्यादा कुमार के परिणाम से खुश थी। कुमार रिया से भी ज़्यादा अंकों के साथ क्लास में प्रथम था। खुशी से पागल रिया उसी समय कुमार से मिलना चाहती थी। अगले दिन कुमार रिजल्ट और रिया से मिलने के लिए बाजार आया। रिया ने कुमार को देखते ही बिना देर किए पुराने मंदिर के पीछे पहुंचने का इशारा कर दिया। खुद वहां कुमार से पहले पहुंच गई। रिया, कुमार, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुमने क्या किया है? काश मेरे पंख होते तो मैं यह खुशखबरी तुम्हें कल ही दे देती। कुमार, अब कुछ बताओगी भी या बिन पंखों उड़ती ही रहो? रिया, बताऊंगी। पहले कोई ऐसी कीमती चीज बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। कुमार मजाक के अंदाज में, अच्छा लाकर दोगी पक्का? एक हेलीकॉप्टर खरीद लो, अब उसमें तुम्हारे साथ बैठकर उड़ने को मन करता है। कुमार को थप्पड़ मारते हुए, प्लीज बताओ ना, मजाक छोड़ो। कुमार, सच बताऊं तो मुझे एक लपकने वाली घड़ी की जरूरत। अब यह भी बताने का कष्ट करो कि खुशी के मारे बिना दिवाली पटाखों की तरह क्यों फटने वाली हो। रिया, अभी जल्दी चलो, यह सब बातें ट्रेन में करेंगे। कुमार और रिया तांगे में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रिया, कुमार, आज तुमने हमेशा टॉप रहने वाली रिया को ही नहीं, पूरी क्लास को पछाड़कर उन लोगों को तमाचा मारा है जो तुम्हें आवारा, निठल्ला और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। कुमार चौंकते हुए, क्या बात कर रही हो? रिया, हाँ कुमार, सच में मैंने तुम्हारा रिजल्ट देख लिया है। कुमार, यह सब तुम्हारी मेहरबानी है। कहते कहते भावुक हो गया। तब तक ट्रेन कासगंज पहुंच चुकी थी। चलो आज खूब मस्ती करेंगे। और फिर दोनों एक बड़ी सी घड़ी की दुकान पर पहुंचे। भैया, आपके पास जो सबसे अच्छी घड़ी हो वह दिखाओ। रिया को अत्यधिक खुश देखकर दुकान वाला समझ गया आज यह मुर्गी कटने वाली है। तरह तरह की घड़ियां दिखाने के साथ उनकी विशेषताएं बताने लगा। रिया एक गोल्डन कलर की घड़ी कुमार के हाथ में बांधते हुए, यह अच्छी लग रही है मैडम, मात्र 1550 रुपये की टाइटन कंपनी की लेटेस्ट घड़ी है। कुमार रिया को एक तरफ खींचते हुए, पागल हो क्या? मुझे लपकने वाली 30-35 रुपये की घड़ी चाहिए। रिया कुमार पर चिल्लाई, अभी चुप रहो, इसे पैक कर दो भैया।
चलो अब कासगंज के मशहूर लाला रोशन लाल की दुकान पर देसी घी से तली जलेबियाँ खाएंगे। और हाँ, तुम्हें फिल्में बहुत पसंद हैं, आज हम साथ साथ फिल्म भी देखेंगे। कुमार, नहीं नहीं, लेट हो जाएंगे, तुम्हारे घर डांट पड़ेगी। रिया, उसकी चिंता तुम मत करो, वह सब इंतजाम करके आई हूँ। मेरे घर वालों को पता है उनकी बेटी शेरनी है, शेरनी। तुम जैसे किसी कीचड़ का शिकार करके ही आएगी, कहकर हंसने लगी। कुमार, रहने दो, ज्यादा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। तुम जैसी कई शेरनियाँ हम जैसे गीदड़ों के बच्चों को दूध पिलाती हैं। रिया कुमार के पीछे भागते हुए, रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। इस भाग के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।